नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। एक न्यूज एजेंसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने चुनावी माहौल में उठ रहे तमाम चुनावी मुद्दों पर अपनी बात सामने रखी। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों के आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया तो देश की तरक्की का रोड मैप भी सामने रखा। पीएम मोदी के इंटरव्यू में क्या रही खास बातें और किन मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने दिया विपक्षियों को करारा जवाब, इस विषय पर करेंगे हम न्यूज नाइट में आज विस्तार से चर्चा। इसके अलावा दिखाएंगे कैसा रहा आज देश भर में सत्ता और विपक्ष के दोनों तरफ का चुनाव प्रचार। साथ ही होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के समग्र विकास के लिए उनके पास बड़ी योजनाएं, उनके निर्णय किसी को डराने दबाने के लिए नहीं। एक राष्ट्र एक चुनाव की जताई प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री ने कहा, चुनाव में काला धन खत्म करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए। प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिणी राज्यों केरल और तमिलनाडु में कांग्रेस, लेफ्ट और डीएमके पर साधा निशाना। कहा, लेफ्ट का अब सिर्फ नाम बचा। प्रधानमंत्री ने डीएमके और कांग्रेस को बताया देश विरोधी। एक झटके में गरीबी खत्म करने वाले शाही जादूगर से सावधान रहने को कहा। सभी दलों के दिग्गजों ने प्रचार में झोंकी अपनी अपनी ताकत। उत्तराखंड के मसूरी में जेपी नड्डा, अमित शाह त्रिपुरा, मणिपुर और राजस्थान में प्रचार में जुटे। जम्मू में राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। राहुल गांधी ने वायनाड में, प्रियंका गांधी ने राजस्थान के अलवर में किया रोड शो। यूपी के मुरादाबाद में मायावती ने की जनसभा। शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल और के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अदालत ने ईडी से मांगा जवाब। मॉनसून को लेकर अच्छी खबर। दक्षिण पश्चिम मॉनसून सामान्य से बेहतर रहने की है उम्मीद। मौसम विभाग ने कहा, इस साल सामान्य से ज्यादा होगी बारिश। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर आई अच्छी खबर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 7वें सप्ताह बढ़कर 648 अरब डॉलर के पार पहुंचा। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद कुल निर्यात पिछले साल के उच्चतम रिकॉर्ड को पार करने का अनुमान। इजरायल की जवाबी कार्रवाई की आशंका के बीच विश्व समुदाय की संयम बरतने की अपील। सोमवार को भी हुई इजरायल वॉर कैबिनेट की बैठक। ईरानी हमले को लेकर हुआ मंथन। भारत ने भी दोनों पक्षों से तनाव कम करने का किया आह्वान। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट में भारत के विदित गुजराती ने हिकारू नाकामुरा को हराकर किया बड़ा उलटफेर। वहीं डी गुकेश और आर प्रसन्ना नंदा के बीच खेला गया ड्रॉ मैच। इस ड्रॉ के बाद गुकेश संयुक्त रूप से शीर्ष पर बरकरार। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में तमाम चुनावी मुद्दों पर खुलकर अपनी बात सामने रखी है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष अपनी हार के बहाने ढूंढ रहा है तो विपक्ष सामने जनता का विश्वास हासिल करने का भी संकट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के 5 से 6 दशक के कार्यकाल के मुकाबले अपने 10 साल के काम की तुलना करने की अपील भी की है और कहा कि हर मोर्चे पर पूरी तरीके से वो ईमानदारी से मेहनत करते रहे हैं। पीएम मोदी ने राम मंदिर, इलेक्टोरल बॉन्ड, दक्षिण बनाम उत्तर जैसे विषयों पर क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में इलेक्टोरल बॉन्ड पर सवाल खड़े किए जाने को चुनौती दी। उन्होंने यहां तक कहा कि इस पर संदेह खड़ा कर देश को पूरी तरह से काले धन की ओर धकेल दिया गया है और एक दिन हर किसी को इस पर पछतावा होगा। उन्होंने कहा कि यदि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होते तो किसी व्यवस्था में वो ताकत नहीं थी कि वो ढूंढ के निकाल पाते कि आखिर पैसा कहां से आया और कहां गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता थी, कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3000 कंपनियों ने
इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें 3000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3000 डोनर है, उसमें सिर्फ 26, और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी, छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको? अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 37, 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईडी के दुरुपयोग को लेकर हो रहे हमलों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और उसके पास मात्र 3% ही मामले राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं। 97% जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों है को हुआ है, जो कोई ड्रग माफिया है, कुछ अफसर हैं जो करप्शन करते हैं, कुछ अफसर हैं जो बेनामी संपत्ति बना के बैठे हुए। 97% केस उन पर हुए हैं, जेलों में वो लोग गए हैं। अच्छा, मजा देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था को काम कर देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए? बनाई क्यों भाई? 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है। 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। कौन रोकता था ईडी को भाई? और किसके लाभ में कहता? मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। क्या ये देश की जनता का पैसा नहीं है? चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठे सवालों पर पीएम ने पुरानी सरकारों के दौर की याद दिलाई, जब उनकी नियुक्ति बिना पारदर्शी प्रक्रिया के कर दी जाती थी। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा, और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं, और इसलिए वो नए नए तौर तरीके अपना करके बोल रहे। प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न कांग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिया है क्या? जब संविधान सभा में जो लोग बैठे थे तो ज्यादातर गांधीयन लोग थे, ज्यादातर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, और पहला संविधान बना, उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है रामायण, वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था, और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की ये देश के लिए चिंता का विषय है। डीएमके की हालिया सनातन विरोधी टिप्पणी पर पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि यह कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए कि आखिर उनकी क्या मजबूरी है कि वो जहर उगलने वाले लोगों के साथ बैठी है। पीएम ने विपक्षी दलों पर राम मंदिर के मुद्दे को वोट बैंक की राजनीति के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के लिए यह एक राजनीतिक हथियार था। राजनीतिकरण किसने किया, और इसको आज की घटनाओं से मत, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, हमारी पार्टी पैदा भी नहीं हुई थी, उस समय अदालत में ये मामला निपटाया जा सकता था, समस्या का समाधान हो सकता था। भारत विभाजन हुआ तो विभाजन के समय ये तय कर सकते हैं, चलो भाई इतनी इतनी चीजें ऐसा कर लो, वो नहीं किया गया। क्यों? कि एक ऐसा हथियार हाथ में है, जो हथियार वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए मजबूती का एक दांव है, इसलिए उसको पकड़ के रखा गया और बार बार उसको भड़काया गया। अब जब ये अदालत के अंदर मामला चल रहा था, अदालत में अभी जजमेंट ना आए वहां तक कोशिश की गई। न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए, तो हमारा संविधान हमें कहता है, और सरकार की तो जिम्मेवारी है, लेकिन उसमें भी अड़ंगे डालना, ये क्यों? क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक हथियार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में निवेश के आने की वकालत की। उन्होंने कहा कि पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना अपने देश का लगना चाहिए, उसके अंदर सुगंध
अपने देश की मिट्टी की आनी चाहिए ताकि देश के नौजवानों को रोजगार मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके प्रयासों से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाया जा सका। पीएम ने कहा कि दोनों ही देशों के राष्ट्रपतियों के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। युद्ध के दौरान जब भारतीय छात्र वहां फंस गए थे तो उन्होंने दोनों से बात कर रास्ता निकाला। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री का चुनाव के समय या कहा जाए पहले दौर के वोटिंग से पहले एक बड़ा इंटरव्यू और तमाम मसलों पर, मुद्दों पर उन्होंने लगभग 78 मिनट तक अपनी बात को रखा है और इसी विषय पे हम चर्चा भी करेंगे। और इससे जुड़ा हुआ है हमारा विशेष भी, देश की प्रगति के लिए प्रधानमंत्री का विजन, तमाम मसलों और मुद्दों पर जवाब भी दिया है। तो देश को 2047 तक कैसे विकसित बनाना है, उस दिशा में भी उन्होंने एक विजन सामने रखा है। और निश्चित तौर से चुनाव के समय जनता के लिए इसको एक तुलनात्मक तरीके से समझने का एक मौका होता है और प्रधानमंत्री के माध्यम से बात जो रखी गई है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। धनंजय गिरि जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। धनंजय जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हमारे साथ जुड़ गए और बहुत जल्दी ही विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी भी, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ेंगी और हम उनका भी स्वागत करेंगे। धनंजय जी, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू में जो तमाम महत्वपूर्ण मसले हैं चुनाव के मद्देनजर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आपके ऊपर कांग्रेस लगातार या विपक्ष लगातार हमलावर है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि साहब मंशा देखिए और किस तरीके से काले धन को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। आपको लगता है कि अब बहस यहां बंद हो जानी चाहिए या मुद्दा अभी चलता रहेगा? हरिंदर जी, देखिए, नरेंद्र मोदी जी के साक्षात्कार में आकार ले रहे नए भारत की तस्वीर और तकदीर की झलक साफ साफ मिलती। पूरा देश आज नरेंद्र मोदी के साक्षात्कार को गंभीरता से ले रहा है। तमाम सवालों का जवाब जिस पर से नरेंद्र भाई मोदी की निर्मनिवेश दृष्टि और निर्दोष उत्तर ने से दिया गया, उसे साफ साफ भ्रमित विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया उसे दूर करने के लिए यह साक्षात्कार एक सफल साबित हुआ है। जिस तरह से उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि मात्र 3% जो विपक्ष के नेता है वो हैं, 97% जो अलग करप्ट लोग हैं, जिस प्रवर्तन निदेशालय को लेकर के भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 47 का जो लक्ष्य रखा, उनके अंतर्निहित अंतर्दृष्टि इसमें समाहित है। आज के इस इंटरव्यू से आप कह सकते हैं मोदी का मतलब है मिशन ऑफ डेवलप्ड इंडिया, एक विकसित भारत का निर्माण किस तरह से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और विपक्ष जो बातें कर रहा है, जो हमला कर रहा है, उसका कोई सारगर्भित चीजें नहीं रह गई है। अब जैसे उन्होंने बताया कि भाई 22,000 करोड़ उन्होंने ये किया, सीज किया था, 22,000 करोड़ की संपत्ति, आज 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है। और जिस ढंग से विकास किया गया, जिस ढंग से निरंतर विकास की यात्रा की गई और आगे के लिए गतिमान किया गया, वैश्विक दृष्टि जो उन्होंने रखी कि पूरी दुनिया के देशों से उनके क्या संबंध है और पर्सनल लेवल पे किस तरह से संबंध है। और जब उनसे एंकर ने पूछा कि भाई आपके कोई व्यक्तिगत तौर पे आपके प्रशंसक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो भारत के प्रशंसक है जी, कुछ नहीं। इदम राष्ट्र इदम न मम, राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कर देना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, विपक्ष क्या बोलेगा जी। धनंजय जी, संकट से घिरा, ठीक है। क्योंकि अनुमा जी हमारे साथ जुड़ गए, अनुमा आचार्य जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, विंग कमांडर रिटायर्ड। अनुमा जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम इस सवाल को ले रहे थे क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो लगातार कांग्रेस पार्टी या विपक्ष बीजेपी पे हमलावर है, उस पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि साहब काला धन को रोकने की मंशा के तहत ये प्रावधान लेकर आए थे और इसमें सुधार की जो गुंजाइश है उसके लिए वो तैयार है। आज कम से कम ट्रेल तो मिल पा रहा है। आपको लगता है कि कम से कम ये एक सुझाव आने के बाद में इस पर बहस एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है? देखिए, इस पूरे इंटरव्यू की शुरुआत कैसे हुई वो अभी आपने देखा है। शुरुआत में पूछा गया कि क्या 2024 का चुनाव महज एक ऐसे ही एक प्रक्रिया है या इसमें कोई मीनिंग है। ये कहा गया, जबरदस्ती एक पिच बनाने की कोशिश की गई, ये आपने देखा होगा। दूसरी चीज, जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा हो रही है तो प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों के बाद भी जो घोटाला है वो सबके सामने है। क्विड प्रोको के बारे में तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि कैसे उन्हीं कंपनियों को जिन्होंने कुल मिला के 14-15 हजार करोड़ का चंदा दिया है, उन्हें 4 लाख करोड़ के सरकारी काम दिए, इस पर प्रधानमंत्री जी ने तो कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री जी उसे धर्म पर ले ही आए। उन्होंने बार बार धर्म की बात की, पाप और पुण्य की बात की। इस लोकतांत्रिक देश में जिसे वो कह रहे हैं कि वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसके बावजूद भी बात वही लेकर जा रहे हैं। बार बार कहीं इंदिरा गांधी जी के रुद्राक्ष की माला पर चले आते हैं,
कहीं किसी और पर चले आते हैं। जी। प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा प्लान्ड इंटरव्यू होते हुए भी जिसमें क्रॉस क्वेश्चन की कोई गुंजाइश नहीं थी, जी। कहीं ऐसा सवाल नहीं था कि क्यों किसानों के लिए आप कुछ नहीं कर पाए, क्यों आज भी आप वही कंक्रीट की इमारतों में विकास ढूंढते हैं, कोई सवाल ही नहीं था, कोई क्रॉस क्वेश्चन ही नहीं था। तो ऐसे में क्या माना जाएगा? ये तो एक क्रिएटेड इंटरव्यू। अच्छा, अनुमा जी, देश के लोगों को भ्रम में और डाला जा सके। जी अनुमा जी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को भी रखा है, वो तथ्य भी आना जरूरी है कि कैसे 37% बॉन्ड बीजेपी के पास आए हैं और 63% बॉन्ड विपक्षी दलों के पास गए। ये तथ्य भी उन्होंने रखा, क्योंकि आप कह रही हैं ना कि वो घोटाले को लेकर, तो ये तथ्य भी तो आप जरा आंकड़े दिखाइए। इस तरह का तो कोई आंकड़ा नहीं है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड बोला मैम जी। अरे प्रधानमंत्री जी ऑन रिकॉर्ड बहुत झूठ बोलते हैं, वो तो झूठे ही हैं, क्या करें? नहीं ये चुनावी नहीं अनुमा जी थोड़ी सी भाषाई मर्यादा थोड़ा सा ठीक है, मतलब चुनाव का माहौल है, गर्माहट हो जाती है। चलिए गर्माहट हो जाती है। चलिए जी, मर्यादा में मैं बोल रही हूँ, वे हमेशा असत्य बोलते हैं, हमेशा ऑन चैनल बोलते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं, लोगों के सामने बोलते हैं, चुनावी सभाओं में बोलते हैं, दूरदर्शन के चैनल पे बोलते हैं, वे हमेशा झूठ बोलते हैं। ठीक है, अब आप झूठ ठीक है तमाम तथ्यों को। प्रफुल्ल जी मैं आता हूं आपके पास में, उससे पहले क्योंकि धनंजय जी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि तमाम आरोप लगा रहे हैं वो। धनंजय जी, अनुमा जी कह रहे हैं कि वो सीधे तौर पर ये झूठ है, प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा कोई तथ्य ही नहीं है। धनंजय जी, कांग्रेस अपने कुत्सित कार्यों से आज कहां जा रही है, किस गर्त में समा रही है, ये कांग्रेस भी नहीं जानती। बहन आपने कहा, मैंने नहीं बोला ना, थोड़ा सा तो धीरज रखिए। आपने देश के प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाया, मैंने सुना, लेकिन आप एक शब्द सुनने को नहीं तैयार है। अनुमा जी अब आप पे आरोप लगाया, जवाब तो लेने दीजिए। यही आदत, एक शब्द सुनने को नहीं तैयार है। ये आज 10 साल शासन से बाहर है, लेकिन आज अपने राज पाठ समझते हैं, इस देश को अपनी जागीर समझते हैं, एक शब्द सुनने को नहीं तैयार है। एक गरीब का, पिछड़े का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बना है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक पिछड़े समाज का व्यक्ति इस देश का नायक है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। 2019 जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जब सरकार छोड़ी थी, हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, हम 11 के 11 नंबर पर है। आज 10वें साल प्रधानमंत्री, 10 साल मोदी ने 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाई। ठीक है, 16 लाख करोड़ का बजट, आज 45 लाख करोड़ का बजट बनाया। 3000 कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा, उसमें से 16 कंपनियां ऐसी हैं जिसके यहां छापे पड़े। उस 16 कंपनियों का 37% सिर्फ भाजपा के पास है, 63% कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के पास है। ये डाटा ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन कांग्रेस का काम ही झूठ बोलो। प्रफुल्ल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, धनंजय जी प्रफुल्ल जी को चर्चा में शामिल करते। प्रफुल्ल जी, आंकड़ों के साथ प्रधानमंत्री ऑन रिकॉर्ड बातें रखते हैं और ये तथ्य पहले भी अपने आप में पब्लिक डोमेन में है, उसके बाद सीधे तौर पे इस प्रकार का आरोप लगाना, आपको लगता है ये चुनाव की गर्मी है? जी आर्येंद्र, ये होता है चुनाव में, तो चाहे कोई भी दल हो, वो एक दूसरे को प्रूव डिस्प्रूव करने की बात करेगा, लेकिन जब चुनाव इस संबंध में, जब सुप्रीम कोर्ट में इसके संबंध में जानकारी आई और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसको ऑनलाइन रिलीज करना है, तो इसमें ये क्लियर है कि 20,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ बीजेपी के पास आए हैं, बाकी 14,000 करोड़ विरोधी दलों के पास आए हैं। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की प्रोसेस में दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये जो आज प्रधानमंत्री ने स्पष्टता दी है कि एटलीस्ट आपके पास आज जानकारी है। पहले जो कैश में ट्रांजैक्शन होता था, आज वो कम से कम अकाउंट्स में दिखाना पड़ रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, और पॉलिटिकल पार्टी को उसमें टैक्स देना पड़ रहा है। ये एक, जिसको हम कह सकते हैं 2 स्टेप्स फॉरवर्ड मूव था। इतना ही लॉजिक प्रधानमंत्री ने दिया है। तो मुझे लगता है, लेकिन तो इस इंटरव्यू की जो खासियत मुझे आर्येंद्र जो लगती है वो ये है कि चाहे मिसयूज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज हो, चाहे नॉर्थ साउथ डिवाइड हो, चाहे राम मंदिर के मुद्दों का पॉलिटिकल रीजंस के लिए उपयोग करना हो, इन सारे विषयों पर एक मुखरता के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ प्रधानमंत्री ने पूरे देश के सामने अपनी राय रखी है। मुझे लगता है कि ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए, राजनीतिक मतभेद होना और लोकतंत्र में एक तरह से आरोप प्रत्यारोप होना, ये बहुत स्वाभाविक बात है। लेकिन जिस अंदाज में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने, चाहे नॉर्थ साउथ वाले मुद्दे का प्रश्न हो, या अभी कांग्रेस की प्रवक्ता
सनातन धर्म के बारे में या धर्म के बारे में बात कर रही थी, लेकिन वास्तविकता प्रधानमंत्री ने जो पॉलिटिकली मैं जब देख रहा हूं जी कि प्रधानमंत्री ने प्रश्न खड़ा किया है, शायद डीएमके का जन्म ही एथीस्ट मूवमेंट से हुआ, लेकिन कांग्रेस की क्या मजबूरी है? प्रश्न तो उन्होंने ये खड़ा किया है, अब कांग्रेस को उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि सनातन धर्म का मुद्दा तो प्रधानमंत्री ने उठाया, डीएमके ने उठाया था जी। तो मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली बहुत ही कैलकुलेटिव कम्युनिकेशन प्रधानमंत्री की तरफ से है, केवल झूठ कहने से नहीं होगा। ठीक बात, मुझे लगता है कि उस कम्युनिकेशन को समझना पड़ेगा कि वो सामान्य जनता से, देश से कैसे कम्युनिकेट कर। जी अनुमा जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और मुझे लगता है कि थोड़ा संजीदगी से हम बहस को आगे बढ़ाएं तो बेहतर होगा दर्शकों के लिहाज से भी, क्योंकि सनातन के विरोध के मसले को लेकर लगातार बहस हो रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा डीएमके का विरोध समझ में आता, लेकिन कांग्रेस का क्यों? क्योंकि लगातार इस प्रकार की बातें कही जा रही हैं उन तमाम नेताओं के माध्यम से भी जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं, वो भी कह रहे हैं कि साहब इस प्रकार का एक विरोधाभास पार्टी के अंदर था, तो ये एक परसेप्शन तो बनता है। अनुमा जी, पहली चीज तो मुझे ये बताएं, आपके दर्शकों को ये जानने का हक है कि 7.5% प्रॉफिट अगर 3 साल में नहीं होता, वो कंपनी चंदा नहीं दे सकती थी, इस क्लॉज को क्यों हटाया गया? आपको पता है ना कि 16 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 1 रुपया टैक्स नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को करोड़ों का चंदा दिया है। इसके बारे में बात नहीं की जाएगी क्या? ये वही कंपनियां हैं जिन पर छापा हुआ, बाद में उन्होंने चंदा दे दिया, जैसे कि शराब वाली कंपनी जो थी अरविंदो फार्मेसी, उसको चंदा दे दिया उसने बाद में और फिर उसको छोड़ दिया गया उसके। तो आपके लोगों को ये मानना, ये मालूम होना जरूरी है। एक और चीज आपसे मैं बात कर लूं, जिस नेबरहुड फर्स्ट और ये एक्ट ईस्ट की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और ये तक कह रहे हैं जबकि विदेश मंत्रालय ये कह चुका था कि यूक्रेन युद्ध रुकवाने में प्रधानमंत्री जी का कोई रोल नहीं था, ये हमारे रिकॉर्ड पर है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी आज लोगों को गलत बयानी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी इतनी अच्छी दोस्ती है यूक्रेन से, मैंने युद्ध रुकवा दिया, वो तिरंगा जो था उसके कारण रुक गया। अरे कम से कम जो विदेश मंत्रालय ने आपके आधिकारिक स्रोत से कहा है उसे तो सच रखना चाहिए, और फिर आप आ रहे हैं बार बार उसी सनातन पर। मेरा यह कहना है कि प्रधानमंत्री जी जो एक राज्य के नेता कह चुके हैं कि उन्होंने अपनी माता के मृत्यु के बाद बाल नहीं उतरवाए थे, क्या वो सनातन का पालन करते भी हैं? ये सवाल तो पूछना पड़ेगा। और ये भी सवाल पूछना पड़ेगा कि सनातन धर्म में जब सप्तपदी की जाती है, विवाह के साथ फेरे लिए जाते हैं, तो धर्म निभाया जाता है। क्या प्रधानमंत्री इस लिहाज से सनातनी है? तो आप जो आर्य और द्रविड़ की पॉलिटिक्स यहाँ लाना चाहते हैं, उस पर सिर्फ मेरा ये पॉलिटिक्स ला कौन रहा है? अनुमा जी, ये बहुत तथ्यात्मक बात है, और मौन कौन खड़ा है ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। धनंजय जी, हम बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने मेरे सवाल से इतर 2 तथ्य रख दिए, बिल्कुल ठीक है। धनंजय जी वो इस बात को सीधे तौर पे कांग्रेस कह रही है कि साहब आप इस डिवाइड पॉलिटिक्स को लेकर आ रहे हैं और तमाम मुखर मसलों पर रणनीतिक तौर पे आप चुप हैं या गलत बयानी कर रहे हैं। धनंजय जी, देखिए, सबको जानता है, ऑन रिकॉर्ड है कि कई ऐसे कार्य हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। भारत की छवि आज इस ढंग से आगे बढ़ी है पूरे वैश्विक स्तर पर, और वैश्विक लोगों ने लोहा माना है, और कई सर्वे एजेंसियों ने बताया है कि पूरी दुनिया में जो प्रधानमंत्री की जो लाइकिंग है या जो उनकी छवि है वो 76% अकेले कवर करते हैं। उनके आसपास का नेतृत्व क्षमता किसी के व्यक्ति में दिखाई नहीं देती है, ये इंटरनेशनल तमाम एजेंसियों का कहना है। और कांग्रेस की दिक्कत यह है कि जैसे हम लोगों ने 10 साल में 120 सैटेलाइट लॉन्च कर दिए, 360 यूनिवर्सिटियां खोल दी, 400 स्कूल मेडिकल कॉलेज खोल दिए, कांग्रेस एक राहुल बाबा को लॉन्च नहीं कर पाई। इस चीज के तहत अनुमा जी उन्होंने आपको बोलने दिया, आप भी उनको बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास में। जी धनंजय जी, कांग्रेस की कुलबुलाहट है ना, ये बोलेंगे ही बीच में, क्योंकि सच कांग्रेस को सुनने के लिए नहीं तैयार है। हम तो गहरे से गहरे से गहरे, गलत से गलत आरोप के साथ खड़े, क्योंकि हम राष्ट्र की जनता के साथ खड़े। ये एलन ऑक्टूबियो ह्यूम की बनाई गई कांग्रेस जिसकी वारंटी खत्म हो गई, वो गारंटी क्या देगी देश को? वो क्या देश की जनता के साथ, इस देश की जमीन के साथ कभी जोड़ नहीं पाई कांग्रेस। और भारत के दुनिया में कोई एग्जाम्पल बताइए कि एक परिवार 5 पीढ़ियों से एक पार्टी पर कब्जा करके बैठा हो और वो लोकतंत्र की दुहाई देता हो, जिसने लोकतंत्र का क्या लोकराज को छोड़ दिया हो। और जो ईडी की बात करें, उसी ईडी के केस में आदरणीय सोनिया गांधी और पूर्व आदरणीय राहुल गांधी दोनों बेल पर चल रहे हो। 5000 करोड़ की संपत्ति मां बेटा 50 लाख में घटकना चाहते थे, और इसमें भारतीय जनता पार्टी और किसी का लेना देना नहीं। उसके फाउंडर ने केस किया, लाज शर्म कुछ है कांग्रेस के पास? कुछ बचा नहीं है। और अलग अलग देशों में वार के समय जिस तरह से प्रधानमंत्री ने घटना बताया, अरब देशों का बताया, कैसे हम लोगों ने वहां से निकाला और कितने सफल रेस्क्यू किए गए हैं। पूरी दुनिया में भारत के झंडे को बुलंद होते हुए आज
पूरी दुनिया देख रही है, और लेकिन कांग्रेस को अच्छे नहीं लगे। कांग्रेस, यही कारण है कि राजनीति की रेस से कांग्रेस बाहर हो चुकी है। कांग्रेस एक विशेष दल होता था, आज शेष हो गया, आने वाले समय में उसका शेष खोजने से मिलेंगे। प्रफुल्ल जी, प्रफुल्ल जी, सनातन पे हमला होता है ठीक है, तो धनंजय कांग्रेस जी उसके साथ खड़ी होती है। जी, सनातन पे हमला होता है तो कांग्रेस उसके साथ खड़ी होती है। आप कितनी परंपराएं जानती हैं? ठीक है, आपके आरोप प्रत्यारोपों का जनता समझ रही है, देख रही है प्रफुल्ल जी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। और आज प्रधानमंत्री ने साफ तौर से कहा कि विपक्ष अपने हार के लिए बहाने ढूंढ रहा है। उन्होंने इस बात को भी कहा कि साहब 5-6 दशक का कांग्रेस का शासन का एक मॉडल है, उसके मुकाबले मेरा 10 साल का काम है। उस लिहाज से भी वो जनता के सामने मौजूद है। आपको लगता है कि ये भी तमाम ऐसे मसले इस इंटरव्यू से जुड़े हुए हैं जिसको लेकर शायद अब चर्चा और तेज होगी? बिल्कुल होगी, कोई शक नहीं है उसमें। जिस तक उन्होंने शब्द प्रयोग किया एक्सक्यूजेस, कि क्या क्या एक्सक्यूज ढूंढे जा रहे हैं। मतलब चाहे इलेक्शन कमीशन पर आरोप हो, प्रधानमंत्री ने बहुत गंभीर आरोप किया है, परिवार के निकट के लोगों को इलेक्शन कमीशन में अपॉइंट किया जाता था। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि कांग्रेस इसको कैसे लेती है, क्योंकि कांग्रेस के जो आरोप थे वो उसमें उनको सवाल किए गए। एक सवाल जो किया गया आर्येंद्र बहुत महत्वपूर्ण था, और मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि प्रधानमंत्री इसको कैसे डील करते। तो 400 पार चाहिए क्योंकि संविधान में बदलाव लाए। ये तो किसकी मानसिकता है ये हमने देखा हुआ है, और इसके कारण ये तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जिन्होंने संविधान बदला है। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन, मैं फिर से उसी पर आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस को तो ये बताना पड़ेगा। कांग्रेस ने मान लो अपने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उसमें ये कहा है कि वो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे जी, मतलब गरीबों की संपत्ति, अमीरों की संपत्ति जो है वो गरीबों के पास ले जाने के लिए वो गारंटी का एक उन्होंने प्रावधान एक प्रपोज किया है। क्या यह संविधान के बदलाव के सिवा संभव है? क्या कांग्रेस एक तरफ इन्वेस्टमेंट की बात करेगी, दूसरी तरफ सोशलिज्म की बात करेगी, लिबरलाइज? तो इस पर मुझे लगता है जिस तरह से अपनी राय, मैं तो इसको केवल पॉलिटिकल नहीं देख रहा हूं, एआई के बारे में हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, दुनिया भर के देशों के साथ दोस्ती के बारे में हो, G20 के रिजोल्यूशन के बारे में हो, अपना पक्ष जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कम्युनिकेट किया है, मुझे लगता है ज्यादातर आरोपों को उन्होंने उसमें एड्रेस करने का प्रयास किया है। ये अपने आप में कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के लिहाज से समझने। ठीक है, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। तमाम सवालों का जवाब दिया, लेकिन उन जवाबों से फिर नए सवाल उठेंगे। लेकिन उन तमाम सवालों और जवाबों के लिए फिलहाल वक्त अभी इतना ही है। अनुमा जी, विनम्रता के साथ में मैं माफी चाहूंगा, समय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी आपका, अनुमा जी आपका, प्रफुल्ल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। वक्त फिलहाल इतनी अनुमति दे रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार, और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ग्रेजुएटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें जहां हमें इनकी चिंता ना करनी पड़े और रेगुलर इनकम भी आती रहे। फिर बस तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए ना। अरे पापा, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच।
आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दक्षिण के राज्यों पर चुनावी रैलियां करने पहुंचे तो उनके निशाने पर कांग्रेस समेत कई क्षेत्रीय दल थे। पीएम मोदी ने केरल और तमिलनाडु में चुनावी रैलियां की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेफ्ट का अब केवल नाम ही बचा है, तो वहीं उन्होंने कच्चातीव द्वीप के मुद्दे पर डीएमके और कांग्रेस को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने डीएमके और कांग्रेस को देश विरोधी दल करार दिया। दक्षिण के दुर्ग से दुरुस्त परिणाम आए, इसलिए पीएम मोदी का इस क्षेत्र में मैराथन दौरा जारी है। पीएम ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में दिन की अंतिम रैली को संबोधित किया और देश की सांस्कृतिक विरासत का मुद्दा उठाया। पीएम ने इस मुद्दे पर लगातार की जा रही आपत्तिजनक बयानबाजी पर डीएमके कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने पूर्व में भारत की संप्रभुता को कांग्रेस द्वारा तार-तार किए जाने का मुद्दा भी उठाया और भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वायदों को दोहराते हुए जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। डीएमके और कांग्रेस के पास वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। तमिलनाडु के लोग भी जान गए हैं कि ये लोग ना अपने वादे पूरा कर सकते हैं, ना तमिलनाडु की संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित अटिंगल में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि केरल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पीएम ने कहा कि भाजपा राज्य के सभी पर्यटन क्षेत्रों का विकास कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तटीय रेखा की सुरक्षा की बात भी भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल की गई है, जिससे केरल के मछुआरों को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल की आर्थिक स्थिति खराब है और इसका खजाना खाली है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन देने के भी पैसे नहीं हैं। इसके लिए सरकारों का कुप्रबंधन जिम्मेदार है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और एलडीएफ ने राज्य को लूटा है। पीएम ने कहा कि जो लोग घोटाले में शामिल हैं और जो सोने के तस्करों को बचा रहे हैं, वो लोगों की रक्षा नहीं कर सकते। पीएम ने भ्रष्टाचार के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के शामिल होने पर भी निशाना साधा। कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से जुड़े एक और घोटाले में आरोपियों ने सीधे मुख्यमंत्री और उनकी बेटी तक को रिश्वत दिए जाने की बात स्वीकार की है। इस केस की जांच ना हो, इसके लिए केरला सरकार पूरी ताकत लगा रही है। तिरुवनंतपुरम से पहले पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पलक्कड़ पहुंचे थे। वहां पीएम का भव्य स्वागत किया गया। पीएम ने कहा कि लेफ्ट वालों का कैरेक्टर है नथिंग लेफ्ट और नथिंग राइट, यानी जहां लेफ्ट का शासन होता है वहां कुछ भी बाकी नहीं रहता और कुछ भी सही नहीं रहता। पीएम ने कुरुवन्नूल कोऑपरेटिव बैंक स्कैम को लेफ्ट की लूट का नया मॉडल बताया।
पीएम ने कहा कि जिस बैंक में गरीबों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसे जमा किए थे, उस बैंक को लेफ्ट वालों ने कंगाल कर दिया। पीएम ने बताया कि इस केस की जांच कराई गई है और ईडी ने मामले से जुड़े लोगों की 90 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है और वो चाहते हैं कि गरीबों का पैसा उनको लौटाया जाए। पीएम ने इस दौरान बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है और उन्होंने केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन के पॉलिटिकल विंग से बैकडोर समझौता किया है जिसको देश में देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए बैन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल सरकार जल जीवन मिशन चलने नहीं दे रही है, वो भ्रष्टाचार की तलाश में है। आज भी केरल के घरों में पीने के पानी का संकट है। ये लेफ्ट सरकार की विफलता का जीता जागता सबूत है। पीएम ने केरल की सरकार पर राष्ट्रीय सड़क परियोजना को रोकने का भी आरोप लगाया। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह, ऋषि और धीरज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी के दिग्गज नेता और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी लोकसभा चुनाव के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में प्रचार अभियान को धार देने में लगे हुए हैं। जैसे जैसे पहले चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, बीजेपी के अलावा एनडीए गठबंधन में शामिल सभी दल प्रचार अभियान को पूरी शिद्दत से जमीन पर उतार रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने त्रिपुरा, मणिपुर में जनसभाएं की और जयपुर में पार्टी के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि सिर्फ एक परिवार के भले के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड के मसूरी में प्रचार को धार देते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की बड़ी शक्ति के तौर पर जाना जाता है। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में प्रचार की कमान संभाली। कठुआ में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। सालों तक शासन करते रहे, एक भी आदिवासी बेटा बेटी को देश का राष्ट्रपति नहीं बनाया। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। कांग्रेस की पार्टी ने पहले ही प्रारंभ से 51 से यह कहना प्रारंभ कर दिया था, हमारी सरकार बना दो, भारत की गरीबी समाप्त कर देंगे, गरीबी दूर कर देंगे। कोई गरीबी दूर नहीं कर पाया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार के औरंगाबाद और नवादा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए महागठबंधन पर तीखे हमले किए। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्य में कई जगहों पर जा जाकर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा विजयी रहेगी। गुंडों का सबसे अच्छा इलाज यूपी में हो रहा है, देख रहे हैं ना कैसा उपचार हो रहा है। वहां अगर बेटी और व्यापारी के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, कोई परेशान करता है, उल्टा लटका दिया जाता है उसको और नीचे से मिर्च का झोंका। आदरणीय मोदी जी ने इस संकल्प पत्र के माध्यम से विकसित भारत की नींव रखने के साथ साथ हर वर्ग के उत्थान की नींव भी इसमें रखी है। उधर भाजपा नेता और पोरबंदर लोकसभा सीट से पार्टी के प्रत्याशी मनसुख मांडविया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उधर सर्बानंद सोनोवाल ने आसाम में कई जगहों पर सार्वजनिक सभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा प्रहलाद जोशी, बीएस येदियुरप्पा और सीटी रवि ने धारवाड़ में रोड शो किया और पार्टी के लिए वोट मांगे। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने पटना में चुनाव प्रचार को धार दी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। वेट। हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। और ब्रेक के बाद कुछ और चुनावी खबरें। कांग्रेस समेत विपक्षी इंडिया गठबंधन भी लगातार इस समय प्रचार में जुटा हुआ है। राहुल गांधी आज केरल पहुंचे तो प्रियंका गांधी राजस्थान के दौरे पर थीं। यूपी में अखिलेश यादव और मायावती भी प्रचार करने जमीन पर उतरे तो उधर बंगाल में ममता बनर्जी ने जनता से समर्थन मांगा। कैसा रहा विपक्षी दलों का आज चुनाव प्रचार, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड में रोड शो किया। इस सीट पर राहुल गांधी को इंडी गठबंधन के ही प्रमुख दल CPI ने एनी राजा को मैदान पर उतारकर गठबंधन के अंदर ही कड़ी चुनौती दे दी है। The main fight is against the ideology of the RSS and the ideology of the Congress Party. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर में सपा प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए दिखे। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने मुरादाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी घोषणा पत्र पर नहीं बल्कि काम करने में विश्वास करती है। 10 साल में किसान ने आत्महत्या की है, गरीब बना है देश, बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां छीनी गई हैं, आरक्षण खत्म हुआ है, बिजली से लेकर के आम चीजें महंगी की गई हैं। कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़े। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा को सत्ता से हटाने का आह्वान किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली अब इस चुनाव में हॉट सीट बन गई है। कांग्रेस ने यहां से कन्हैया कुमार को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, विचार और मुद्दा महत्वपूर्ण होता है।
तो उसी सीट से भाजपा के 2 बार से सांसद मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार पर देश, सेना और देश की संस्कृति का अनादर करने का आरोप लगाया। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है। कांग्रेस की सोच ये जरूर लोगों को अचंभित कर दी है कि क्या कांग्रेस में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसको, जो देश का सम्मान करता हो, जो सेना का सम्मान करता हो, जो देश की संस्कृति का सम्मान करता हो, उसको प्रत्याशी बनाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में अलवर शहर में अपना रोड शो शुरू किया। उनके साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रत्याशी ललित यादव और भंवर जितेंद्र सिंह भी रहे। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 10 साल में महंगाई चरम पर है। जनता चाहती है कि अब अपनी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, और 10 साल हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तमाम जो समस्याएं, जनता का जो संघर्ष है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सत्ता में कोई भी पार्टी हो, उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे बेरोजगारी और महंगाई को कम करना है। इस पार्लियामेंट में मैंने कई बार बताया है कि आप ऐसे इश्यूज पर फोकस कर रहे हो जो नॉन इश्यूज हैं। हिंदुस्तान का इशू, जम्मू कश्मीर का इशू बेकारी, बेरोजगारी खत्म करना है। तमिलनाडु के तंजौर निर्वाचन क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार एस मुरासोली ने तंजौर शहर क्षेत्र में साइकिल चलाकर चुनाव प्रचार किया। बहरहाल सभी दलों के जीत के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किस पर विश्वास करती है, ये 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने 24 तारीख तक ईडी से अपना पक्ष रखने को भी कहा है। दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में ही गिरफ्तार के कविता की न्यायिक हिरासत को भी 23 अप्रैल तक के लिए कोर्ट ने बढ़ा दिया है। इस बीच एक अन्य मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया है। इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। तो वहीं ईडी की दलीलों पर अगर केजरीवाल जवाब देना चाहते हैं तो 27 अप्रैल तक जवाब दाखिल कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में होगी। हमने उच्च न्यायालय का जो फैसला आया था उसको हम लोगों ने चैलेंज किया सर्वोच्च न्यायालय में। आज सुनवाई के दौरान हमारी अपील को एडमिट करते हुए, एसएलपी को एडमिट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस किया है 29 को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को आबकारी नीति मामले में इस महीने की 23 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने के कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। आप विधायक अमानतुल्लाह खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत की मांग को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने को कहा है। अमानतुल्लाह खान 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश होंगे। कोर्ट ने कहा है कि अगर ईडी के पास गिरफ्तारी के लायक मटेरियल हो तो वो अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। ग्रेजुटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें जहाँ हमें इनकी चिंता ना करनी पड़े और रेगुलर इनकम भी आती रहे। फिर बस तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए ना। अरे पापा, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद अब खबर मानसून से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने मानसून को लेकर अपडेट जारी किया है। IMD ने कहा है कि भारत में 2024 के मानसून सीजन में बादल खूब बरसेंगे। इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है और अगस्त सितंबर तक लाल लीना की स्थिति बनने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार लू से राहत मिलेगी। भारत में 4 महीने के मानसून सीजन जून से सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, जो कि औसतन 87 सेंटीमीटर यानी 106% होने का अनुमान है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर देश के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से मिली जानकारी के मुताबिक सोने के भंडार में तेज बढ़ोतरी के चलते देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 7वें सप्ताह बढ़कर $648 अरब के पार पहुंच गया है, जो अब तक का उच्चतम स्तर है। 5 अप्रैल को समाप्त सप्ताह से पहले विदेशी मुद्रा भंडार $645 अरब था, जो सप्ताह खत्म होने पर $2.98 अरब बढ़कर $648 अरब के पार पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी में गोल्ड रिजर्व का योगदान सबसे अधिक रहा, जो $2.398 अरब बढ़कर $54.558 अरब पर पहुंच गया है। फॉरेन करेंसी एसेट्स FCA $54.9 करोड़ की बढ़ोतरी के साथ $571 अरब से अधिक पर पहुंच गया। कैलेंडर वर्ष 2023 में RBI ने अपनी विदेशी मुद्रा निधि में करीब $58 अरब जोड़े हैं, जबकि 2024 में अब तक संचयी आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार लगभग $28 अरब बढ़ गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार आखिरी बार अक्टूबर 2021 में अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंचा था। उसके बाद की अधिकांश गिरावट को 2022 में आयातित वस्तुओं की लागत में वृद्धि के जिम्मेदार माना जा सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी से RBI को रुपए के अस्थिर होने पर उसे स्थिर करने के लिए अधिक गुंजाइश मिलती है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद कुल निर्यात पिछले साल के उच्चतम रिकॉर्ड को पार करने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 में 776.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में इसके 776.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस दौरान खासकर इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फार्मा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के निर्यात में बड़ा उछाल आया है। वहीं वाणिज्यिक मंत्रालय के डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात 23.55 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023-24 में 29.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।
लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या को गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और न्यूज नाइट में आपको जाते जाते छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नागपुर स्थित राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी NADT में आयोजित भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय राजस्व सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सेवा के माध्यम से भारत एक बेहतर और सशक्त राष्ट्र बन सकता है। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव अधिकारी 1 मार्च से हर दिन 100 करोड़ रुपए मूल्य की जब्ती कर रहे हैं। आयोग ने बताया कि प्रवर्तन अधिकारी लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही 4,650 करोड़ रुपए की जब्ती कर चुके हैं, जो 2019 लोकसभा चुनावों में की गई कुल जब्ती से अधिक है। बीजेडी के पूर्व सांसद डॉक्टर प्रभाष कुमार सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर प्रभाष कुमार सिंह ओडिशा के बारगढ़ से बीजेडी के टिकट पर साल 2014 का चुनाव जीतकर लोकसभा के लिए चुने गए थे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 20 अप्रैल को होगी। सिसोदिया फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 21 रिटायर्ड जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो न्यायपालिका के खिलाफ गलत सूचना और जनभावनाओं को भड़काने की घटनाओं को लेकर चिंतित हैं। रिटायर्ड जजेस ने कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि संकीर्ण राजनीतिक हितों और व्यक्तिगत लाभ से प्रेरित ये तत्व हमारी न्यायिक प्रणाली में जनता के विश्वास को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं।